नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत सबसे पहले पंक्ति से करते हैं। तो आज हम लोग त्रिलोचन जी की, जो प्रगतिवाद के एक प्रमुख कवि हैं, उनकी पंक्तियों को ध्यान देंगे। और देखिए, एक चीज और हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि त्रिलोचन जी का जो वास्तविक नाम था वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव सिंह था। ठीक। और इनकी बहुत चर्चित एक रचना है अमोला, जो अवधी भाषा में है, जिनमें कुल 2700 बरवे छंद संग्रहित हैं। ठीक। आइए अब हम लोग बात करते हैं पंक्ति पे। यह पंक्ति दिसंबर 2007 नेट की परीक्षा में पूछी गई। पूछा ये गया कि आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? त्रिलोचन जी की है। हो सकता है फंसाने के लिए विकल्प में डाल दे वासुदेव सिंह। आप अगर तैयारी में कई दिनों से लगे हुए हैं तो आप इस बात को जानते ही होंगे कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। पुनः पंक्ति को देखेंगे, फिर हम लोग बच्चन सिंह की सीरीज को शुरू करेंगे। कह रहे हैं आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। ठीक है, यह दिसंबर 2007 नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा है। इसकी चर्चा एकदम क्विक करते हैं हम लोग तेजी से कि क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अकबर और औरंगजेब नामक एक तुलनात्मक निबंध लिखा। ठीक है, हमसे पूछ ले कि अकबर और औरंगजेब नामक निबंध किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक। इसमें उन्होंने अकबर के प्रति अपने झुकाव को प्रदर्शित किया। फिर हम लोगों ने देखा कि काशी नामक निबंध में हिंदुओं के अंधविश्वासों और अज्ञान का बुरी तरह पर्दाफाश किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सवै जाति गोपाल की जात पात के विभेद का विरोध किया। फिर हम लोगों ने देखा कि स्वर्ग में विचार सभा अधिवेशन नामक निबंध में स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन में जो तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और उसमें उस रिपोर्ट में ये दिया कि केशव चंद्र सेन जी जो है अधिक उदार हैं, आत्मनिरपेक्ष बताए उन्होंने, उनको आत्मनिरपेक्ष बताया गया। ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भारतवर्ष उन्नति में कैसे हो सकती है निबंध में, कि अगर हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो। ठीक है, जैसे का चुप साध ही रहा बलवाना, जैसे हनुमान जी की शक्ति को जामंत जी ने याद कराया। ठीक है, अगर हिंदुस्तानियों को वैसे ही कोई शक्ति याद कराए तो ये क्या नहीं कर सके। ये सारी बात हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि जातीय संगीत में उन्होंने क्या वर्णन किया। तो जातीय संगीत नामक निबंध में पुस्तक लिखने के लिए अनेक विषयों का निर्देश किया, जो तत्कालीन जागरूकता का प्रमाण है। देखिए, अब जाति संगीत नामक निबंध में देखिए ये विषय आए हैं। ठीक है, और ये विषय जो है आज भी जागरूकता के प्रमाण बने हुए हैं। देखिए क्या? बाल निकेतन, जनपत्री की विधि, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, स्वधर्म चिंता, भ्रूण हत्या। ठीक है, और शिशु हत्या, फूट, बैर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातित्व और बहुभक्तित्व, योग्य पूर्वज आर्यों की स्तुति, जन्मभूमि, आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा, अदालत, हिंदुस्तान की वस्तु, हिंदुस्तानियों को व्यवहार करना, भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन। ये विषय स्वयं भारतेंदु की चौमुखी जागरूकता के परिचायक हैं। मित्रों, अगर हमसे पूछ ले कि भारतेंदु जी ने अपने किस निबंध में तत्कालीन जागरूकता के प्रमाण जैसे जनपत्री की विधि, वैर, मैत्री, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, नशा, अदालत आदि सब विषयों की चर्चा की है। ठीक है, तो जातीय संगीत में की है। और देखिए, इन सब विषयों से हमें ये पता चल रहा है कि भारतेंदु जी देखिए कितने चहुमुखी जागरूकता के परिचायक हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इनमें से कुछ विषय शिक्षात्मक है, पर अधिकांश जनभूमि तथा उनकी समस्याओं से संबद्ध है। ठीक। सच पूछिए तो भारतेंदु के निबंध, नाटक, काव्य सभी कुछ इन्हीं विषयों को दृष्टि में रखकर लिखे गए मित्रों। ठीक है, मतलब क्या यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हम भारतेंदु जी के नाटक को देखें, अंधेर नगरी को देखते हैं। ठीक है, हम भारतवर्षों अंधेर नगरी को देखते हैं। ठीक। यदि हम भारत दुर्दशा को देखते हैं, उनके नाटक, हम निबंध को देखते हैं जैसे स्वर्ग विचार सभा का अधिवेशन, ठीक है, जातीय संगीत, तो हम देखते हैं कि जो उनका विषय है वो विषय मानव समाज की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसा नहीं कि वो शिक्षाप्रद बातें कर रहे हैं केवल। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, जो हमारी जागरूकता है, जो हमारे तत्कालीन समस्या है, उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है। देखिए आगे बता रहे हैं कि
भारतेंदु ने सतर्कता पूर्वक अपने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का भरसक परिहार किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहे हैं कि जो भारतेंदु जी ने, ठीक है, क्या किया, सतर्कता पूर्वक अपनी पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का भरसक परिहार किया। ठीक, जैसे मान लीजिए जो भारतेंदु के पूर्व गद्य थे, ठीक, उनमें जो त्रुटियां थी उसका परिहार किया। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यूं तो आवश्यकता अनुसार भाषा का परिष्कार संस्कार होता चला आ रहा था। ठीक है, ये बात सही है कि जैसे जो भाषा पुरानी थी, जो उसमें कमियां थी, उसका परिष्कार हो रहा था, ये संस्कार के रूप में चल रहा था। क्योंकि संस्कार क्या है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहे वही तो संस्कार हुआ। तो ये चीजें जो है चल रही थी, संस्कार का काम, परिष्कार का काम चल रहा था। अब देखिए, राजा शिव प्रसाद ने राजा भोज का सपना में जिस पुष्ट भाषा शैली का व्यवहार किया था, अथवा राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने अनुवादों में भाषा शैली की जो सरसता उत्पन्न की थी, वह इस बात का द्योतक है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का निखार हो चला था। ठीक, पर भारतेंदु ने उसे व्यवस्था देकर आगे बढ़ाया। भारतेंदु को अनेक विषयों पर शोधदेश लिखना था। उक्त दोनों अनुवादों में पूर्व निश्चित विचारों और भावों को ढालना था। मित्रों, जब हम बात करते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ। तो देखिए, ये आम फहम भाषा को महत्व देते हैं। तो आपके मन में आ रहा हो कि आम फहम भाषा क्या है, जैसे आपका झुकाव अगर हिंदी है, हिंदी का झुकाव थोड़ा उर्दू के प्रति हो, तो वही आम फहम भाषा है। लेकिन लक्ष्मण सिंह उनके विरोध में है, वो कहते हैं नहीं, मुझे तत्सम शब्द चाहिए। ठीक है, और लक्ष्मण सिंह का एक बार हायर में प्रश्न बना कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया। यह हायर में आया प्रश्न है, या टीजीटी में भी एक बार प्रश्न बना। ठीक है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 1826 में। अच्छा, इन दोनों लोगों को राजा द्वय कहा जाता है। अच्छा, यहाँ बता क्या रहे हैं, बच्चन सिंह कह रहे हैं कि देखिए, जब भारतेंदु पूर्व इन सब बातों पे कर रहे हैं, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि देखिए भारतेंदु के पूर्व भी, भारतेंदु का जन्म तो 1850 में हुआ, ये लोग 1823 और 26 में जन्म ले लिए। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि इनके पूर्व भी हिंदी गद्य में निखार आ रहा था। ऐसा नहीं है कि हिंदी गद्य पे कोई काम ही नहीं कर रहा था। ठीक, अब देखिए, अब आगे देखिए, कह रहे हैं पर हरिश्चंद्र को दोनों दृष्टियों से मौलिक प्रयास करना था। ठीक है, उन्हें अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाना था, उनको जगाना था, उनमें पूर्ण चेतना को विकसित करना था। इसलिए उनकी शैली पर व्याख्यानात्मकता की छाप साफ देखी जा सकती है। ठीक, लेकिन इन दोनों लोगों से इतर, ठीक है, इन दोनों लोगों से इतर जो भारतेंदु जी थे, ठीक है, उनका क्या था, देखिए भारतेंदु जी रशा में उर्दू नाम से लिखते थे। ठीक, वो तत्सम शब्दों का भी यूज करते हैं। वो क्या है, वो आम फाम भाषा का भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, किंतु यह धार्मिक व्याख्यानों से भिन्न है क्योंकि इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किन्हीं अंशों में प्रतिफलित हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें इतिहास का अद्भुत बोध था। ठीक है, बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब कभी इतना ही पूछ ले कि उन्हें इतिहास का अद्भुत बोध था, हालांकि ये प्रश्न बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन सोचते चलिए। ठीक है, बच्चन सिंह ने किस लेखक के संदर्भ में ये कथन कहा है, तो हरिश्चंद्र के संदर्भ में कहा कि मुसलमानी शासन के अत्याचार से मुक्त होकर हिंदू जनता को राहत का अनुभव हुआ। इस तथ्य का भारतेंदु ने खुद उल्लेख किया है। ठीक, इसके आधार पर कुछ लोग, देखिए जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत पे क्या करती है, उपनिवेश स्थापित करती है, और फिर फूट डालो राज करो की नीति से भारत में पूरा कब्जा करने लगती है। तो उसके पहले मुगलों का शासन होता है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि इसके आधार पर कुछ लोग, जिनमें तथाकथित प्रगतिवादी भी शामिल हैं, भारतेंदु की रचनाओं में हिंदू राष्ट्रवाद सूंघ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वो आरोप लगाने लगते हैं कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी घ्राण शक्ति ठीक करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अकबर और औरंगजेब, महात्मा और मोहम्मद, बीबी फातिमा आदि निबंध पढ़ना चाहिए, जिसमें मुसलमानी धर्म के प्रति उनका आदर और सम्मान व्यक्त हुआ है। मित्रों, देखिए बच्चन सिंह कितना बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी हिंदू व्यक्ति हैं भारतेंदु। बच्चन सिंह कह रहे हैं भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जाके पढ़ लीजिए
औरंगजेब और अकबर। अगर औरंगजेब अकबर, ठीक है, मुसलमानों के प्रति इनका दुर्भावना होता तो इस बात को वो कभी नहीं कहते कि औरंगजेब के प्रति मैं ज्यादा अकबर के प्रति मैं ज्यादा फेवर में हूँ। ठीक है, अगर उनका इनसे लगाव नहीं होता, उनके धर्म के प्रति उनका सम्मान नहीं होता तो महात्मा मोहम्मद नाम का निबंध नहीं लिखते। ठीक है, बीवी फातिमा नाम का निबंध नहीं लिखते हैं। ठीक, अब देखिए हमें महत्वपूर्ण क्या है, हमें ध्यान क्या रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि अकबर और औरंगजेब निबंध किसका है, तो यह आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। महात्मा मोहम्मद निबंध किसका है, तो आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बीवी फातिमा नामक निबंध किसका है, तो आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे बड़ा शानदार बता रहे हैं, क्या देखते हैं। कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज्य में कुछ अच्छाइयां भी थी, प्रेस, मुद्रण यंत्र, यातायात के लिए नए साधन आदि। धार्मिक दृष्टि से भी वे उदार थे। ठीक, अतः उनकी प्रशंसा ना करना भी प्रशंसा की बात नहीं है। ठीक है, मतलब देखिए अंग्रेजों, देखिए कुछ लोग का ये होता है, इतिहास में ये ढेर सारे मेंस में प्रश्न भी बनते हैं कि क्या अंग्रेजों के आने से भारत की स्थिति में, सामाजिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, क्या भारत वैज्ञानिक रूप से प्रगति किया। ठीक है, तो ये भी आरोप लगते हैं, कई बातें इसमें, कई लोगों का तर्क है हाँ प्रगति हुआ, कुछ लोगों का तर्क है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए लेकिन बच्चन सिंह स्पष्ट लिख रहे हैं कि अंग्रेजी राज में कुछ अच्छाइयां थी, जैसे प्रेस था, मुद्रण यंत्र था, यातायात के लिए, यातायात के जो नए साधन डेवलप किया उन्होंने। ठीक, धार्मिक दृष्टि से भी उदार थे, अतः उनकी प्रशंसा ना करना भी प्रशंसा की बात है। ठीक, अब देखिए लेकिन वे मुसलमानी राज को प्लेग और अंग्रेज राज को छई का रोग कहते हैं। ठीक है, ये कथन पूछा हुआ है कि किसने जो है मुसलमानी राज को प्लेग, अंग्रेजी राज को क्षय का योग कहा है, हाँ हैजे का रोग कहा है, और ठीक है अंग्रेजी राज को क्षय का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों की शोषण नीति के वे सख्त खिलाफ थे। ठीक है, इसके प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया, उद्योगीकरण की मांग की और निज भाषा को सब उन्नति का मूल कहा। मित्रों इनका बीज मंत्र था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल। अब देखिए जैसे अब स्वदेशी वस्तुओं का कहाँ समर्थन किया, आपको पता होगा इनका एक बहुत चर्चित कवि वचन सुधा नामक पत्रिका है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, तो आपको पता होगा विलायती कपड़े का बहिष्कार कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं सामंतवाद और साम्राज्यवाद के इजारेदारों, पंडों, पुरोहितों, मौलवियों, राजों, जमींदारों, अमलों पर गहरा प्रहार किया। ठीक है, देखिए क्या किया, ऐसा नहीं कि जैसे देखिए पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से भी संबंध है इनका। ठीक है, धर्म के प्रति आस्था भी है, लेकिन जहां पर धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां पर जो है बाह्य आडंबर फैलाए जा रहे हैं, जैसे पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, ठीक है, पंडों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा, राजों के द्वारा, ठीक है, जमींदारों के द्वारा, ठीक, तो उस पे गहरा प्रहार भी करते हैं। कह राष्ट्रीय के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग पहली बार उन्होंने ही किया। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अब हमसे यही प्रश्न पूछ ले, पता नहीं क्यों लग रहा है ये प्रश्न आने वाला है। ठीक, कि राष्ट्रीय के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग पहले किसने किया। ठीक है, राष्ट्रीय के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग, क्या ये सारी चीजें आपको गाइडों में मिलने वाली हैं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय के अर्थ में जाति शब्द का पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। पुनः ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, शानदार एकदम। कह रहे हैं कि देखिए कि भाषा के संबंध में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है, अब भाषा के संदर्भ में आदर्श की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसका जो कथन दिया गया बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रस्तुत किया यदि उसका निर्वाह वे सर्वत्र नहीं कर सके, फिर भी भरसक उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ठीक, ठीक है, अब देखिए सामान्यतः उनके वाक्य छोटे, व्यंजक और भावपूर्ण होते थे। ठीक, भाषा की यह सफाई और सरसता उनके समसामयिक किसी अन्य लेखक में नहीं मिलेगी। हास्य और व्यंग्य के लिए उनका अद्भुत, ठीक है, अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखा जा सकता है। ठीक है,
जो है हास्य व्यंग के लिए उनका क्या है, अद्भुत अपूर्व स्वप्नों को देखा जा सकता है। मित्रों अब आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, ये चीज क्या बता रहे हैं। ठीक, देखिए अगर आपको भाषा के संबंध में उनका आदर्श जानना है तो आपको हिंदी भाषा निबंध उनका पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये इनका निबंध है। टीजीटी 21 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी भाषा निबंध का प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, और उसमें 85 दिया हुआ था, 1890 दिया हुआ था। मित्रों देखिए, इनकी मृत्यु 1885 में हुई, लेकिन इसका सही उत्तर है 1890। सब लोगों ने अगर तुक्का मारा होगा, सबका गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1890 है, इसीलिए प्रश्न दिया गया। ठीक, अब देखिए आज हम जान, देखिए अब यहाँ से प्रश्न आ गया। ठीक है, आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है। मित्रों अगर कोई भी प्रोफेसर पुनः अगर प्रश्न बनाएगा, ठीक है, अब प्रोफेसर ही बनाते हैं, और यही कथन दे दे, ये सारी बातें 4 लाइनें लिख दे और कह दे कि भारतीय हरिश्चंद्र के किस निबंध का है, ठीक है, तो क्या है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं, आप पुस्तक को पढ़ते हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, ठीक है, तो आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे और उस तमाम भीड़ से बाहर निकल जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पर मेरे प्रियतम अब तक घर ना आए, क्या उस देश में बरसात नहीं होती, या किसी शौद के फेर में पड़ गए कि इधर ही सुध ही भूल गए। ध्यान दीजिए, ये इनके भाषा के संबंध में जो आदर्श हैं, हिंदी भाषा नामक निबंध में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कि पर मेरे प्रियतम अब तक घर ना आए, क्या उस देश में बरसात नहीं होती, या किसी सौत के फेर में पड़ गए कि इधर ही सुध ही भूल गए। ठीक है, कहा तो वह प्यार की बातें, कहा एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी ना भिजवाना। ठीक, हाँ मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मेरी तो कोई रोनी मुंह बोली सहेली नहीं कि उसे दुखड़ा रो सुनाऊं, किछ कुछ इधर उधर की बातें से ही जी बहलाऊं। मित्रों जब ये निबंध की पंक्तियां पूछ लेगा तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि ये हिंदी भाषा जैसे निबंध से संबंध हो सकता है। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे निबंध को खोजेंगे जो इससे संबंध हो, जिसमें प्रेम हो, प्रियतम का वर्णन हो। ठीक है, तो तुक्का लगाने के चांस भी कम हो जाएंगे। लेकिन आप, ठीक है, इतना हम लोग बात कर लिए तो उम्मीद करते हैं सही हो जाएगा। देखिए अब देखिए, अगर हमको हास्य व्यंग्य के लिए उनका ध्यान देना हो तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, उनका अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक, अब देखिए जैसे हमसे मेंस में प्रश्न पूछ ले, क्या प्रश्न पूछ ले, हमसे ये पूछ ले ना कि बताइए कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाषा पे एक टिप्पणी लिखी है, और इन सब बातों को यदि हम लिख देते हैं और हिंदी भाषा का ये जो बातें लिखी हुई हैं और ये लिख देते हैं, तो ये जान लीजिए आपको पूरे में से तो पूरे नंबर मिलने ही वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं भी मिलेंगे तो अब भी आप प्रतियोगियों से आगे हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको हास्य व्यंग्य देखना है तो आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा इनका अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, ठेठ बनारसी ठाठ, कि उन्मेष से मुहावरों और लोकोक्तियों में अद्भुत स्रव प्राणता आई है। कह रहे ठेस बनारसी ठाठ के जो मुहावरे और लोकोक्तियों से क्या हुआ, अद्भुत सप्राणता आ गई है। ठीक मित्रों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम लोग बालकृष्ण भट्ट को देखेंगे और ये सीरीज चलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए। निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।